लखनऊ की विशेष SC/ST कोर्ट ने एक कड़ा संदेश देते हुए अधिवक्ता लखन सिंह को न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग और झूठी FIR दर्ज करने के आरोप में 10 साल 6 महीने की सजा और 2,51,000 रुपये का जुर्माना सुनाया है। विशेष न्यायाधीश SC/ST अधिनियम विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि अधिवक्ता जैसे जिम्मेदार पेशे को कलंकित किया गया है और न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता को कमजोर किया गया है। अदालत ने ये भी कहा कि ऐसे कृत्य आपराधिक न्याय प्रणाली के मूल सिद्धांतों पर सीधा आघात करते हैं। इससे अच्छा है कि 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा न हो। झूठे मुकदमों की श्रृंखला। कोर्ट ने पाया कि लखन सिंह ने SC/ST एक्ट के तहत करीब 20 फर्जी मामले दर्ज कराए थे, जिनके कारण अनेक लोगों को वर्षों तक बेवजह कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ा। न्यायालय ने टिप्पणी की कि वकील होने के बावजूद लखन सिंह नियमित रूप से अदालत में कागजों का ढेर लेकर पहुंचते थे और मनगढ़ंत कहानियों के आधार पर मामले दर्ज कराते थे। झूठे मुकदमों की फैक्ट्री। कोर्ट ने लखन सिंह के आचरण को झूठे मुकदमों की फैक्ट्री बताते हुए कहा कि एक वकील के रूप में अपने पद का ऐसा दुरुपयोग केवल निर्दोष लोगों को नहीं बल्कि पूरी न्याय प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है। अदालत ने कहा, लखन सिंह जैसे वकीलों की हरकतों से पूरे विधिक समुदाय की छवि धूमिल होती है और न्याय का आधार कमजोर होता है। दोषसिद्धि और सजा का विवरण। कोर्ट ने लखन सिंह को भारतीय दंड संहिता की निम्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया। धारा 182 IPC झूठी सूचना देना 6 महीने का साधारण कारावास जोड़ 1000 रुपीज जुर्माना। धारा 193 IPC झूठी गवाही देना 3 साल का कठोर कारावास जोड़ 50 रुपीज जुर्माना। धारा 211 IPC झूठा अभियोग लगाना 7 साल का कठोर कारावास जोड़ 2 लाख रुपए जुर्माना। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी सजाएं लगातार चलेंगी, जिससे कुल 10 वर्ष 6 महीने की सजा और 2.51 लाख रुपए का समग्र जुर्माना बनता है। पहले से जेल में बंद अन्य मामले लंबित। अधिवक्ता लखन सिंह पहले से ही धोखाधड़ी, बलात्कार और आपराधिक साजिश के एक अन्य मामले में जेल में बंद है। वर्तमान सजा उनके खिलाफ जारी कानूनी मामलों की श्रृंखला में एक और गंभीर कदम है। बार काउंसिल और प्रशासन को आदेश। अदालत ने निर्देश दिया है कि इस फैसले की एक प्रति उत्तर प्रदेश बार काउंसिल, लखनऊ पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी को भेजी जाए ताकि लखन सिंह के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि लखन सिंह ने किसी भी फर्जी मुकदमे के आधार पर सरकारी सहायता प्राप्त की है तो उसकी वसूली की कार्रवाई की जाए। फैसले का समापन इस चेतावनी के साथ हुआ कि जो अधिवक्ता अपने विधिक ज्ञान का प्रयोग न्याय प्रणाली के दुरुपयोग के लिए करते हैं, वे न्याय और जनविश्वास दोनों को अपूरणीय क्षति पहुंचाते हैं। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के आह्वान पर शनिवार 19 जुलाई से प्रदेश की अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक कर्मचारीगण अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालयों जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पदस्थापित सामान्य संवर्ग और आशुलिपिक संवर्ग का कैडर पुनर्गठन राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 25 मई 2022 व 4 अक्टूबर 2022 के परिप्रेक्ष्य में किया जाना है। उक्त अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में कार्मिकों के विभागाध्यक्ष माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्ताव बनाकर तथा प्रस्ताव को राजस्थान उच्च न्यायालय की फुल बेंच से पास करवाकर व संबंधित जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय संस्थापन नियम 1986 में भी संशोधित करवाकर दिनांक 6 मई 2023 को राज्य सरकार को आदेश पारित करने हेतु भेजा जा चुका है। दिनांक 6 मई 2023 से आज तक 2 वर्ष पूर्ण होने पर भी राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किए गए हैं और राज्य सरकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ से पारित आदेश प्रस्ताव की पालना सुनिश्चित नहीं कर रही है, जो कि संवैधानिक संस्था के आदेशों की अवज्ञा अवहेलना है। संवैधानिक संस्था माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना राज्य सरकार द्वारा किए जाने पर अधीनस्थ न्यायालयों के समस्त कर्मचारियों द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रस्ताव आदेश की अवहेलना करने पर राज्य सरकार के विरुद्ध गुरुवार 17 जुलाई को चौथे दिवस भी लगातार संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी एवं श्री ब्रजेश कुमार शर्मा पूर्व जयपुर जिलाध्यक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उसके उपरांत भी आज दिवस तक राज्य सरकार द्वारा पुनर्गठन बाबत कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिए 17 जुलाई को प्रदेश की आमसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जिलों के पदाधिकारियों द्वारा एकमत से यह निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों का कैडर पुनर्गठन के आदेश प्राप्त नहीं होने तक राजस्थान प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समस्त कर्मचारीगण 19 जुलाई से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर रहेंगे।
विप्र सेना स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज पौधारोपण कार्यक्रम के तहत स्थानीय मसूदा रोड स्थित गौशाला की दीवार के पास 5 पौधे लगाकर उनके ट्री गार्ड लगाकर सुरक्षित किया गया। साथ ही इन पौधों को बड़े होने तक देखभाल की जिम्मेदारी भी विप्र सेना की ओर से ली गई। इस अवसर पर विप्र सेना के जिला मीडिया प्रभारी तथा ब्यावर मीडिया के प्रमुख स्तंभ कुलभूषण उपाध्याय का जन्मदिन भी मनाया गया। अर्पण कर एवं मुंह मीठा करवाकर उनको बधाई दी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष मनोज व्यास एवं युवा अध्यक्ष संजय पाराशर ने पर्यावरण संतुलन की बढ़ती समस्या के कारण वृक्षों के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विप्र सेना के मनोज व्यास, ज्वाला प्रसाद उपाध्याय, चंद्र प्रकाश अग्निहोत्री, शंभू दयाल व्यास, कुलभूषण उपाध्याय, संजय पाराशर, भगवती प्रसाद शर्मा, अनिल पाराशर, नरेंद्र शर्मा, वैभव शर्मा, लोकेश उपाध्याय, जसराज शर्मा, हरीश त्रिपाठी, लता हरीश शर्मा, सरोज पाठक, दीपमाला जोशी, कंचन शुक्ला, अनीता शर्मा उपस्थित रहे। कस्बे में जॉन फास्ट फूड के नाम से दुकान संचालित करने वाले नौजवान जोमोन जॉय की विगत दिनों कर्क लगने से हुई मौत के बाद शुक्रवार को 7:30 बजे चोपड़ा कॉम्प्लेक्स में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित युवाओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि देकर उसके व्यवहार की खूब तारीफ की। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित युवा समाजसेवी मोनू शर्मा ने श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम सब यहाँ एक ऐसे नौजवान की याद में इकट्ठा हुए हैं जिसकी असमय और दुखद मृत्यु ने हम सबको भीतर तक झकझोर दिया है। जोमोन अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी यादें, उसका व्यवहार, उसकी मुस्कुराहट और सबसे बढ़कर उसका अपनापन हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि जोमोन भले ही केरल का रहने वाला था, लेकिन उसने हमारे गांव को भी अपना घर बना लिया था। उसका मिलनसार स्वभाव, सभी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना, ये सब उसे खास बनाते थे। बहुत कम समय में उसने यहाँ के युवाओं के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। जोमोन के अजीज मित्र आनंद कुमावत ने कहा कि जोमोन की जान एक ऐसी घटना में गई है जिसके लिए बिजली विभाग को लापरवाह ठहराया जा सकता है। अगर बिजली विभाग वाले थोड़ी सी सावधानी रखते तो ये घटना नहीं होती। कर्क लगने से उसकी मौत सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है कि हमें अपने आसपास की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा और ऐसी घटनाओं से सीख लेनी होगी ताकि किसी और के साथ ऐसा न हो। इसी के साथ ही उन्होंने सभी युवा साथियों से निवेदन किया कि ऐसे समय में हमें जोमोन के परिवार की आर्थिक मदद भी करनी चाहिए। कुमावत द्वारा दिए गए सुझाव का सभी ने समर्थन करते हुए सहायता राशि एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया, जिसका समर्थन करते हुए एडवोकेट मनोज आहूजा ने 2100 रुपये का सहयोग दिया और फिर देखते ही देखते काफी राशि एकत्रित हो गई। श्रद्धांजलि सभा में एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, अनिल उर्फ मोनू शर्मा, एडवोकेट निसार अहमद, जेठा सिंधी, आनंद कुमावत, हिमांशु जायसवाल, देशराज चौधरी, भागचंद जाट, इमरान पठान, सुरेंद्र राठौर, दीपक भाटी, जयसिंह सेन, विजय जांगिड़, भूपेंद्र रावत, सद्दाम, सुमीत, आयुष, हर्ष, नितेश, मोनू बंजारा, भुरसा, गोरू, कालूराम, मुस्तकीम, राहुल, विनोद, हेमंत, पिंटू, सोनू, नितेश नायक, कालूराम सहित बड़ी संख्या में नौजवान मौजूद रहे, जिन्होंने जोमोन की तस्वीर पर पुष्पांजलि देते हुए प्रार्थना की व उसकी अच्छाइयों और व्यवहार की तारीफ करते हुए उसे भावभीनी विदाई दी। कस्बे के इतिहास में ये पहली घटना होगी जब 7 समुद्र पार रहने वाले तथा भाषा और अलग संस्कृति वाले नौजवान के निधन पर इतना दुख और समर्पण देखा गया। निश्चित तौर पर इंसान की असली कमाई यही है। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको मसूदा विधानसभा के बांदरवाड़ा गांव में लेकर के आया हूं। यहाँ जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में जॉन फास्ट फूड के नाम से बिजनेस करने वाले एक युवा साथी की अभी 3-4 दिन पहले ही दर्दनाक हादसे से करंट आने से डेथ हो गई। उसके बाद चूँकि ये केरला के रहने वाले हैं तो इनका पूरा परिवार केरला में ही रहता है और इनकी जो शव यात्रा को सबको केरला लेकर के परिवार वाले गए हुए, लेकिन यहाँ युवा साथियों में जो उसके प्रति प्यार था, स्नेह था और एक दूसरे के प्रति जो भाव थे, उन भावों के अभिव्यक्ति के लिए यहाँ एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ सभी युवा साथी आप देख सकते हैं कि एक विदेश बाहर से आया हुआ एक लड़का जिसने अपना एक अच्छा व्यवहार बनाया और आज जब उसका इस प्रकार से दर्दनाक हादसा हुआ तो यहाँ इन युवा साथियों ने न केवल एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है, बल्कि उसके परिवारजन, क्योंकि मिडिल क्लास के परिवार है, उनको सहयोग के लिए राशि निर्धारित करते हुए सभी ने सहयोग भी दिया है। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने इस प्रकार से एक UPI पेमेंट के जरिए भी और यहाँ श्रद्धांजलि सभा के दौरान भी काफ़ी राशि इकट्ठी करके इनके परिजनों को दी है। निश्चित तौर पर मानवता का एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण उदाहरण देख सकते हैं। मैं बात करवा रहा हूँ उन युवा साथियों की टीम के लीडर मोनू जी से, बताएंगे कि क्या विशेष आज के कार्यक्रम के संबंध में बताएंगे। हाँ मोनू जी।
हमारे बांधनवाड़ा में जोन कैफ़े में संचालन करने वाले जुम्मन जोई, जो कि पिछले 3 साल में ही उसने अपने ऐसे व्यक्तित्व से ऐसा व्यवहार बनाया कि पूरे बांधनवाड़ा में उसके निधन से शोक छा गया। और जो युवा जो भी उसके एक बार संपर्क में आया वो उसको भुला नहीं पाया। उस दुख की कड़ी में आज सब युवाओं ने मिलकर शोक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है, जिसमें सारे युवा ने बढ़ चढ़ के यहाँ पर आए हैं और उसके लिए वो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया है। और आज उसके आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण भी सभी भाइयों ने आज सुबह से ही बॉक्स लेके पूरे बांधनवाड़ा में कलेक्शन किया, और जो भी मदद हमारी तरफ से बांधनवाड़ा से दी वो बन जाएगी, वो दी जाएगी। और आप सबसे भी निवेदन है, जो भी कुछ मदद करना चाहें वो आप कर सकते हैं। धन्यवाद। निश्चित तौर पर साथियों, ये एक ऐसा मानवता का बेहतरीन उदाहरण आप देख सकते हैं किस प्रकार से गैर जाति के लोगों ने या जाति का कोई एक भी व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं है, सभी ने सहयोग किया है। और निश्चित तौर पर ये इससे मानव दूसरी जगह सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। हालांकि ये एक ऐसा हादसा है जिसको सोचते ही मन शेर सा जाता है, लेकिन अब ये ईश्वर की पता नहीं क्या मर्जी है। लेकिन जो मानवता का एक अच्छा उदाहरण यहाँ छोटे से गाँव में पेश किया गया है, उसी के लिए आपको अपडेट किया। धन्यवाद। चाहिए डोडा पोस्ट तस्करी के आरोपी लाल सिंह पुत्र रूप सिंह निवासी रिछा प्रतापगढ़ को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/29 के अपराध में बरी करने के आदेश पारित किए। आरोपी लाल सिंह के खिलाफ पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट में आरोपी माना जाकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें अभियोजन द्वारा सुनी गई बहस के पश्चात बचाव पक्ष द्वारा दिए गए तर्कों से सहमत होते हुए अपर सेशन न्यायाधीश नसीराबाद द्वारा फैसला सुनाते हुए न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री नवीन मीना द्वारा आरोपी लाल सिंह को बरी करने के आदेश पारित किए। इस मामले में आरोपी की ओर से एडवोकेट राजेश सुकरिया व महेश सुकरिया द्वारा पैरवी की गई। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन के प्रदेशाध्यक्ष विजय सोनी और राधाकृष्णन शिक्षिका सेना की प्रदेश संयोजिका सुनीता भाटी ने संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा की गई इस घोषणा का हृदय से स्वागत करते हैं, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के रूप में रूपांतरित हिंदी माध्यम विद्यालय को द्वितीय पारी में हिंदी माध्यम का विद्यालय संचालित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश महामंत्री अमिताभ सनाडे ने बताया कि जिन हिंदी माध्यम विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में परिवर्तित किया गया है, इनमें से उन स्थान पर जहां वही एकमात्र हिंदी माध्यम विद्यालय था, जिसके अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में परिवर्तित होने के कारण वहां पर दूसरा हिंदी माध्यम विद्यालय नहीं रह गया था। ऐसे में हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए अध्ययन की समस्या खड़ी हो गई थी। दूसरी ओर राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन व राधाकृष्णन शिक्षिका सेना यह बात भी साफगोई से कहना चाहते हैं कि जिन हिंदी माध्यम विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में परिवर्तित किया गया, उन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में तो साक्षात्कार व परीक्षा के माध्यम से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए शिक्षकों को नियुक्त कर दिया गया, परंतु इस कार्यवाही से पहले से वहां कार्यरत हिंदी माध्यम के अध्यापक अध्यापिकाओं को अधिशेष घोषित कर दिया गया। उनके लिए कल ही निदेशक महोदय ने उन अधिशेष हुए शिक्षक शिक्षिकाओं को अन्यत्र विद्यालयों में पदस्थापित करने हेतु निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के जारी होने के बाद अनेक शिक्षक शिक्षकों को उनका पूर्व पदस्थापन स्थान छूटने का डर होने के साथ नव पदस्थापन स्थान बहुत दूर मिलने की आशंका के चलते शिक्षक शिक्षिकाएं परेशान हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री के अब इस निर्देश से अगर द्वितीय पारी में हिंदी माध्यम विद्यालय संचालित होगा तो ऐसे विद्यालयों से जो शिक्षक अधिशेष हो गए थे उनको इसी पदस्थापन स्थान पर द्वितीय पारी में हिंदी माध्यम विद्यालय में कार्य करने का अवसर मिलेगा। इससे उनका अपना पहले से पदस्थापित स्थान से अन्यत्र पदस्थापित होने का डर व परेशानी समाप्त हो सकेगी। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन व राधाकृष्णन शिक्षिका सेना शिक्षक शिक्षिकाओं को इस प्रकार होने वाली परेशानी से राहत मिलने की आशा पर संतोष प्रकट करता है और इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसको शीघ्र मूर्त रूप दिए जाने की मांग भी करता है। तब तक अधिशेष शिक्षकों को पदस्थापन हेतु जारी किए गए निर्देशों के आधार पर अधिशेष शिक्षकों को अन्य स्थान पर पदस्थापित किए जाने की प्रक्रिया को रोकने की मांग करते हैं।